पब्लिक भटकने वाली नहीं है इस बार। इनके ये मुद्दे सारे फेल हो जाएंगे। अच्छा भला आप डॉक्टरी पेशा में जुड़े हुए थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, इलाज कर रहे थे, ये पॉलिटिक्स की तरफ जो है आपका रुख कैसे हो गया? आपको हम बता दें कि प्रशांत किशोर पहले एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पिछले 9 महीनों से लगातार पैदल चल रहे हैं। अभी कुछ वजूद में ही नहीं आया है, फिर आप लोग जिस लेवल पे तैयारी कर में जुटे हुए हैं या जिस तरह से आपका दौरा हो रहा है, हमें खबर जो मिल रही है, ये थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा है। जो भ्रष्ट निज़ाम है इसको ख़त्म करके उसके जगह एक सही निज़ाम ला सकें, उसके लिए काम कर सके, तो ये एक प्रयास उनकी है और हम उस प्रयास में उनके भागीदार हैं। प्रशांत किशोर आपके फ्रेंड हैं और आप लोग साथ पढ़ाई किए हैं, तो एक फ्रेंडशिप में तो कुछ बातें हुई होंगी कि 2024 में क्या करने वाले हैं। कि स्कूलों में सिर्फ खिचड़ी बंटती है और जब बच्चे कॉलेज की तरफ जाते हैं तो वहाँ डिग्री बंटती है, एक बार एडमिशन के टाइम, एक बार एग्ज़ाम देने के टाइम। ये जो समस्याएं आप गिना रहे हैं, इन समस्याओं पर वोट होता नहीं है। पिछले कुछ सिनारियों से देखा जा रहा है तो यहाँ पे जाति, धर्म, तरह तरह के मुद्दे हावी हो जाते हैं जब चुनाव आता है। हमारा जो सपोर्टेड कैंडिडेट था उसने महागठबंधन के कैंडिडेट को और बीजेपी के कैंडिडेट सबको हरा करके वो विजयी हुआ है। अभी भी आपको शक लगता है? अपनी कुर्सी के लिए ये सारे असंवैधानिक काम कर रहे हैं लोग, और इसमें समाज का और देश का हित कतई नहीं है। थोड़ा सा समीकरण जो है, आपको नहीं लगता कि महागठबंधन के फेवर में नहीं रहेगा? जनता डेमोक्रेसी में मालिक होती है, उसको अख्तियार है कि 5 साल तक जिसको हुकूमत सौंपती है, अगर वो उसके उम्मीदों के मुताबिक देश और समाज के भलाई के लिए अगर काम नहीं करती है, वही जनता उनको वापस कुर्सी से हटा सकती है। बेतिया ही क्यों? मोतिहारी या आसपास के और भी इलाके हैं, वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? बेतिया ही क्यों? जो पिच हम तैयार कर रहे हैं उस पे हमारे जो भी अभी के वर्तमान पार्टियां हैं उनको इस पे बैटिंग करना होगा, तो समझ लीजिए उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। यूसीसी कोई मुद्दा नहीं है। ये जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो ये अपने तर्कश से नए नए तीर छोड़ते हैं ये लोग। ये सब तभी होता है जब 5 साल तक सरकारें, हुकूमतें काम नहीं करती हैं और जनता जब सवाल करने का लगता है कि अब जनता हमसे सवाल करेगी, तो ये मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के इश्यूज़ लाते हैं। पॉलिटिक्स में आने का बचपन से एक इरादा था या हालात ने जो है आपको पॉलिटिक्स में आने पे मजबूर किया? प्रधानमंत्री ने एक बैठक तक नहीं की इस बात के लिए कि ये इस बीमारू स्टेट के बारे में कोई प्लानिंग किया जा सके, उसको समझा जा सके, उसके बारे में कोई वर्कआउट किया जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़, मैं हूं अंसारुल हक। 2024 लोकसभा चुनाव का एक तरह से बिगुल बज चुका है। हालांकि चुनाव आयोग का फैसला जो है चुनाव की तारीखों को लेकर के आना बाकी है, लेकिन देश का जो माहौल है वो आप समझ सकते हैं कि 24 को लेकर के पूरी तरह से रस्साकसी चल रही है। पक्ष और विपक्ष के लोग जो है हर चीज़ आजमाना आज से ही शुरू कर चुके हैं और जनता की नब्ज़ टटोल रहे हैं। बात अगर बिहार के संदर्भ में हो तो बिहार में बिल्कुल समीकरण इस बार बदला हुआ है। नीतीश जी और जो मुख्य विपक्षी पार्टी में थे तेजस्वी यादव, आरजेडी, तो इन दोनों का अभी गठबंधन हो गया है। तो बीजेपी के सामने अब सीधी लड़ाई जो है महागठबंधन से होनी है। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक लीडर जो बहुत सारे राज्यों में उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, इवन कि नीतीश कुमार के लिए भी उन्होंने काम किया था और मुख्यमंत्री पर जो है काबिज कराने में उनका अहम योगदान रहा था।
जी हाँ, हम उनकी बात कर रहे हैं जिनका नाम प्रशांत किशोर है, चुनावी रणनीतिकार। तो बिहार में खेला करने की तैयारी जो है प्रशांत किशोर करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में प्रशांत किशोर कितना सफल होंगे, कितना उनको कामयाबी मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर पिछले चुनाव की अगर हम बात कर लें, जो एमएलसी चुनाव हुआ था, शिक्षक स्नातक जो एमएलसी चुनाव शिक्षक का जो होता है, तो उस एमएलसी चुनाव में प्रशांत किशोर ने या उनकी समर्थित उम्मीदवार ने जिस तरह से विजय परचम लहराया था, तो ये जो विजय उनको उनके समर्थित उम्मीदवार को मिली थी, उससे सबके कान खड़े हो चुके हैं और होना लाजमी भी है। अब जो है हम बात अगर चंपारण की करें, तो चंपारण में दो संसदीय जो मुख्य रूप से जो है बेतिया और मोतिहारी है। तो मोतिहारी की तस्वीर अभी कितनी साफ़ होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बेतिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रशांत किशोर टीम के एक लीडर के रूप में उभर कर आ रहे हैं डॉक्टर मंजर नसीम साहब। तो ये अभी से ही तमाम तैयारियों में जुटे हुए हैं। अक्सर इन्हें आप जो है जनता के बीच नज़र आते देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रतिष्ठित डॉक्टर भी हैं और इसके साथ साथ अब चुनावी मैदान में कूदे हैं। तो डॉक्टर मंजर नसीम साहब इस वक्त हमारे साथ हैं और इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, ख़ास तौर से लोकसभा चुनाव को लेकर के। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका इस टीवी न्यूज़ पर। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो वही, अच्छा भला आप डॉक्टरी पेशा में जुड़े हुए थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, इलाज कर रहे थे, ये पॉलिटिक्स की तरफ जो है आपका रुख कैसे हो गया? आपका भी स्वागत है हमारे यहाँ। जहाँ तक आपने पूछा कि ये पॉलिटिक्स का रुख क्यों, आप तो अच्छा भला अपना लोगों का सेवा कर रहे थे। तो देखिए, मैं तो समझता हूँ कि पॉलिटिक्स एक समाज सेवा है। पॉलिटिक्स कोई पेशा नहीं है। पॉलिटिक्स कोई पेशा नहीं है, इसलिए हम ना कोई अपना बदल रहे हैं, नया कोई पेशा अख्तियार कर रहे हैं, बल्कि उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। जो सोशल वर्क है वो इस प्लेटफॉर्म से करने से ज़्यादा लोगों तक उसकी रीच होगी, मेरा ये मानना है। तो इसलिए अब आप चाह रहे हैं कि पॉलिटिक्स के ज़रिए जनता की सेवा करें? पॉलिटिक्स के ज़रिए जनता की बेहतर खिदमत की जा सकती है, मेरा ये मानना है, और ज़्यादा लोगों तक आदमी पहुंच सकता है और उनकी मतलब फ़िज़िकल हेल्थ के अलावा और भी तो बीमारियां हैं समाज के अंदर। लोगों की इकोनॉमिक बीमारी है, लोगों की मुफलिसी, मतलब उनकी गरीबी, उनके एजुकेशन में उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिनको हम एड्रेस कर सकते हैं पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म से। ये बात तो समझ में आती है डॉक्टर साहब, लेकिन पॉलिटिक्स में आने के लिए प्रशांत किशोर की टीम का हिस्सा बनने की क्या ज़रूरत? और भी तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ऐसा क्यों? अभी की जो कॉन्टेम्प्रेरी पार्टियां हैं, जो उनका आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी को वो अलग अलग तरह से डिफ़ाइन करती हैं। जैसे डेमोक्रेसी का डेफिनेशन ये है कि जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के लिए। आप सुने होंगे एक व्यक्ति विशेष की सरकार, आप सुनते होंगे केंद्र में लोगों के ज़बान पे ये रहता है एक व्यक्ति विशेष की सरकार। तो ये तो एक असंवैधानिक ये शब्द है। किसी एक व्यक्ति की सरकार ये असंवैधानिक शब्द है। वो जनता की सरकार होनी चाहिए, जनता के द्वारा, और जनता के जो मुद्दे हैं उन पे वो इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन आजकल की पॉलिटिकल पार्टियां उसको जाति, धर्म और दूसरे तरह के राष्ट्रवाद में उलझा करके मुद्दों से भटका देती हैं। तो ये निर्णय लिया गया कि इस तरह के मुद्दों में जब पार्टियां लोगों को उलझा देंगी तो फिर
देश का, समाज का या प्रदेश का विकास, उसकी तरक्की नहीं हो सकती है। प्रशांत किशोर को सब लोग जानते हैं कि वो एक विजनरी हैं, एक वो स्ट्रैटेजिस्ट हैं। उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स में, उनके सेंटर में भी 2014 में उनका रोल रहा है। तो ये इसको करते हुए उनको 10 साल हो गए थे। उन्होंने देखा कि पार्टियां बदल देने से, चीफ मिनिस्टर बदल देने से या प्राइम मिनिस्टर बदल देने से देश की जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो नहीं बदल रही है। तो फिर इन्होंने इसका एनालिसिस किया कि जो लोग आज के डेट में पॉलिटिक्स में हैं, उनका ज़्यादा रुझान खुद का कुर्सी बचा लेने से या अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने से मतलब है, समाज और देश को आगे ले जाने का उनका रुझान नहीं रहा। तो इन्होंने इस पर बुद्धि विवेक वाले लोगों से, बुद्धिजीवी लोगों से और पढ़े लिखे लोगों से बैठ के इस पर डिस्कशन किया। उसके बाद एक प्लानिंग बनी कि इसमें हम लोग कैसे इससे आगे लेके चला जाए देश को और प्रदेश को। आप जानते हैं कि बिहार एक सबसे पिछड़ा राज्य है पूरे देश में, सबसे पिछड़े 2-3 राज्यों में ये एक है। तो अभी तक की जितनी पार्टियां आई, उन्होंने देखा कि इसका कुछ किया नहीं जा सकता। धीरे धीरे सब ने, कांग्रेस हो या और भी आज की जो पार्टियां हैं, आरजेडी, बीजेपी, सब ने बिहार प्रदेश में हुकूमत की। लेकिन इनके बस का नहीं रहा कि ये प्रदेश का प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन करके इसकी जो स्टेटस है, बीमारू स्टेटस, इससे ऊपर लेके जाएं। तो डॉक्टर साहब, इस पे भी हम आएंगे, लेकिन पहले हम ये समझना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने अभी अपनी किसी इस तरह की पार्टी का अनाउंसमेंट नहीं किया है, और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर हो ना हो किसी दूसरी पार्टी के लिए काम कर रहे हों या कहीं पे जा कर के मिल जाए, किसी को सपोर्ट कर दें। तो अभी कुछ वजूद में ही नहीं आया है। फिर आप लोग जिस लेवल पे तैयारी में जुटे हुए हैं या जिस तरह से आपका दौरा हो रहा है, हमें खबर जो मिल रही है, ये थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा है। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आश्चर्य की क्या बात है। जनसंपर्क, लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को जानना, उसको समझना, फिर आगे उसके लिए प्लानिंग और स्कीम्स और सारा वो कुछ करना, जिससे लोगों की ये सारी जितनी परेशानियां हम सुन रहे हैं जनसंपर्क के समय, उसका निदान कैसे किया जाए, उसका एक पूरा डॉक्यूमेंट्स बनाना, उस पर काम करना, ये हमारा मकसद है। अभी आपने जो सवाल किया कि पार्टी बनी नहीं है, तो पार्टी बनाना तो वो एक दिन का काम है। पहले हम लोगों के बीच पहुंच के उनकी परेशानियां समझे। तो आपको हम बता दें कि प्रशांत किशोर पहले एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पिछले 9 महीनों से लगातार पैदल चल रहे हैं। अभी उन्होंने पश्चिमी चंपारण से जो पद यात्रा शुरू की, वो अभी वर्तमान में समस्तीपुर में अभी वो जारी है। तो ये ऐसा व्यक्ति आपने भी नहीं सुना होगा जो प्रत्येक दिन सुबह से शाम तक के पीरियड में वो एक शेड्यूल के मुताबिक 15-20 किलोमीटर पैदल चलना, लोगों से मिलना। हर एक पंचायत का आप जानते हैं कि अलग अलग समस्याएं हैं। हाँ, हर ज़िले में हर पंचायत के अलग अलग समस्याएं हैं। कहीं कुछ समस्याएं कॉमन हैं, तो हम लोग उस सब समस्याओं को पहले समझ के, जान करके, उसके बारे में फिर आगे हम लोग उसके बारे में वर्कआउट करके एक प्लानिंग करेंगे कि कैसे इनसे हम उबर सकते हैं। 5-6 महीने कबल जब यहाँ वो आए थे, तो प्रशांत किशोर जी से मेरी भी बात हुई थी, मुझे भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था। उस समय भी उन्होंने यही कहा था कि हम पहले ऑब्ज़र्व करेंगे, देखेंगे, लोग अगर चाहेंगे तो हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। तो ये लोग कब चाहेंगे, उनको कब समझ में आएगी बात? देखिए, लोगों के अंदर जितना गर्मजोशी और उनके अंदर एक जज्बा है, वो
देखने को भी मिल रहा है जब हम लोग पदयात्रा के दौरान लोगों से मिलते हैं। आप खुल करके बताएं, अगर इंटरनल उन्होंने कुछ आपको दिशा निर्देश दिया, चूंकि जनता जानना चाहती है कि प्रशांत किशोर आखिर कर क्या रहे हैं या करेंगे क्या 2024 में। आज तक किसी ने इस तरह का बिहार को समझने का कोशिश नहीं किया है आज तक। आप एक नाम बता दीजिए हमको। लोग आते हैं, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, थोड़े देर कर अपना यहाँ वक्त गुजार के फिर अपना चले जाते हैं। तो उससे आप धरातल पे जो परेशानियां हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, वहाँ तक आपकी रसाई नहीं हो सकती है। उसके लिए आप उनके बीच वक्त गुजारना होगा, उनके पास बैठ के समझना होगा, तब आप उन सारी परेशानियों को समझ सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। आपके अंदर उतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए। और उसके अलावा आप ये देखते हैं ना कि यहाँ पे लोग आपके मुद्दे की बात ही नहीं करते हैं, आजकल के जो मतलब कॉन्टेम्प्रेरी लीडर्स हैं। तो इसलिए लेकिन डॉक्टर साहब, आप उस पॉइंट को रिवील नहीं करना चाहते हैं। हमने तो ये भी सुना है कि जो है प्रशांत किशोर आपके फ्रेंड हैं और आप लोग साथ पढ़ाई किए हैं, तो एक फ्रेंडशिप में तो कुछ बातें हुई होंगी कि 2024 में क्या करने वाले हैं। हाँ, ये बात सही है कि हम लोग साइंस कॉलेज में पढ़े हुए हैं, जो बिहार का सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है। तो उस कॉलेज की खूबी है कि वो लड़के वहाँ से जो पास आउट होते हैं वो बहुत संवेदनशील, वो जहाँ भी रहते हैं अपने देश और अपने प्रदेश के लिए सोचते हैं। तो वही एक इनके अंदर एक जज्बा है कि हम इस प्रदेश को, जो सब लोगों ने, आज के कॉन्टेम्प्रेरी पार्टियाँ, लीडर्स ने ये जान के छोड़ दिया है कि इसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो वो एक ज़िम्मा इन्होंने अपने सिर लिया है कि हम सही लोगों को इन समाज के बीच से सही लोगों को चुन के लाएंगे। पढ़े लिखे लोग, जिनके पास विवेक हो, जो संवेदनशील हों और जो अपनी ईमानदारी पे कायम रहें, ऐसे लोग जो मिल कर के साथ इस जो भ्रष्ट निज़ाम है इसको ख़त्म करके उसके जगह एक सही निज़ाम ला सकें, उसके लिए काम कर सकें। तो ये एक प्रयास उनकी है और हम उस प्रयास में उनके भागीदार हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप उस प्रयास में उनके भागीदार रहें और सफल भी हों। लेकिन कुछ मुद्दों पे बात कर लेते हैं। आप बेतिया लोकसभा चुनाव क्षेत्र जो है आपने चूज किया है, बेतिया ही क्यों? मोतिहारी या आसपास के और भी इलाके हैं, वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं, बेतिया ही क्यों? इसलिए कि मेरा पैतृक घर उसी लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो हमारे लिए वो बेहतर है, हम उस जगह से कनेक्टेड हैं। ये मोतिहारी मेरा कार्य क्षेत्र है, लेकिन हमारी पैदाइश बेतिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के छौड़दानो ब्लॉक के गांव में हुई, इसलिए हम वहाँ से कनेक्टेड हैं और उन लोगों से हम जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें वहाँ की समस्याओं का उतना ही भली भांति ज्ञान है जितना मोतिहारी का है। तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं अपने पैतृक निवास वाले संसदीय क्षेत्र के बारे में काम करूं। समस्याएं क्या नज़र आती हैं आपको बेतिया लोकसभा क्षेत्र में या आपके क्षेत्र में? समस्याएं तो इतनी ज़्यादा हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। आप देख लें कि जो रोज़गार और उससे जुड़े पलायन का मसला है, ये बहुत ही गंभीर बात है, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आपको मालूम होगा कि पिछले चुनाव में, पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में बिहार ने 40 में 39 सीट एक विशेष पार्टी विशेष को दिया। यहाँ के लोगों ने भरोसा करके 40 में 39 सीट्स देने के बावजूद पिछले 9 सालों में आज के वर्तमान प्रधानमंत्री ने एक बैठक तक नहीं की इस बात के लिए कि ये इस बीमारू स्टेट के बारे में कोई प्लानिंग किया जा सके, उसको समझा जा सके, उसके बारे में कोई वर्कआउट किया जा सके। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है।
समस्याएं जितनी हैं वो घंटों लग जाएंगे गिनाने में। आप और हम सब जानते हैं कि यहाँ शिक्षा का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। लोगों के बीच जाने पे ये पता चलता है कि स्कूलों में सिर्फ खिचड़ी बँटती है, और जब बच्चे कॉलेज की तरफ जाते हैं तो वहाँ डिग्री बँटती है, एक बार एडमिशन के टाइम, एक बार एग्ज़ाम देने के टाइम। तो बच्चों के अंदर क्या क्वालिफ़िकेशन आएगी? आप जानते होंगे कि यहाँ पे प्रदेश की सरकार ने स्कूलों को अपग्रेड करके हाई स्कूल करने का एक मंसूबा बनाया। उस मंसूबे में हुआ क्या कि इन्होंने जो पंचायत के मिडिल स्कूल थे उनको कागज़ में अपग्रेड करके हाई स्कूल कर दिया। उसके लिए कोई भी टीचर की नियुक्ति नहीं की, ना उस तरह की व्यवस्था की, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो वर्तमान में जो टीचर पढ़ाते थे मिडिल स्कूल में, वही उन बच्चों को पढ़ाने लगे जो उस तरह से ट्रेंड या उनके अंदर वो कुशलता नहीं थी। इसलिए इसका नुकसान बच्चों को उठाना पड़ा, बच्चे अयोग्य होते जा रहे हैं। और जो प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल हैं उनमें टीचर्स का और बच्चों का जो रेशियो है, आप सुन के ताज्जुब करेंगे, वो 100 बच्चों पे एक टीचर है। लेकिन बड़ी बात तो ये है डॉक्टर साहब कि ये जो समस्याएं आप गिना रहे हैं, इन समस्याओं पर वोट होता नहीं है। पिछले कुछ सिनारियों से देखा जा रहा है तो यहाँ पे जाति, धर्म, तरह तरह के मुद्दे हावी हो जाते हैं जब चुनाव आता है। तो उस फॉर्मेट में आप खुद को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, यहाँ के लोग जो हैं, बिहार के हमारे लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। इनको नेताओं ने बेवकूफ़ बनाया है, पार्टियों ने बेवकूफ़ बना रखा है। हम लोग यही बात समझा रहे हैं उनको कि मुद्दे क्या हैं, आपकी तकलीफ़, आपकी असल तकलीफ़ क्या है। आप सिर्फ 5 किलो राशन के लिए जी रहे हैं, उसके लिए वोट करना है। आपको 5 किलो राशन के लिए वोट करना है, 5 किलो राशन जो गवर्नमेंट दे उसको वोट करना है, या आपके बच्चे का भविष्य के लिए जो बेहतर शिक्षा की प्लानिंग लेके आए, आपके किसानों के लिए जो बेहतर वो सारे इंतज़ाम कर सके, आपके जो बच्चे रोज़गार के लिए, नौजवान बच्चे हैं, उनके रोज़गार का इंतज़ाम कर सके या उसकी प्लानिंग लेके आए। उन बच्चों का भविष्य इसी से ठीक होगा। और बच्चों का क्या, जिस परिवार से वो बच्चे आते हैं उन बच्चों के माध्यम से उस परिवार की जो तकलीफ़ है, दुर्दशा है, वो ठीक होने वाली है। तो लोगों की ये बात समझ में आ रही है। लोग समझते हैं इस बात को कि ये पहली बार कोई व्यक्ति या कोई संगठन है जो हमारे मुद्दों की बात कर रही है। तो आप देखेंगे कि इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। महागठबंधन से मुकाबला होगा या फिर बीजेपी से? खुले शब्दों में हमारा मुकाबला किसी से नहीं होगा। हम लोग पब्लिक के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, पब्लिक के लिए हम इस राजनीति में आए हैं, और जनता मालिक है। आप तो जानते हैं ना कि जनता डेमोक्रेसी में मालिक होती है। उसको अख्तियार है कि 5 साल तक जिसको हुकूमत सौंपती है, अगर वो उसके उम्मीदों के मुताबिक देश और समाज के भलाई के लिए अगर काम नहीं करती है, वही जनता उनको वापस कुर्सी से हटा सकती है। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी के मुकाबले महागठबंधन है, और ये आप प्रशांत जी के टीम से अगर आप आते हैं तो ये थोड़ा सा समीकरण जो है, आपको नहीं लगता कि महागठबंधन के फेवर में नहीं रहेगा? देखिए, ये सब जितनी पॉलिटिकल अलायंस हैं, ये कुर्सी का खेल है। आप समझ रहे हैं, स्टेट से लेकर नेशनल लेवल पे जितने भी अलायंस बनते हैं, कहीं किसी गवर्नमेंट को रातों रात बदल दिया जा रहा है, तोड़ दिया जा रहा है। ये सब क्या देख रहे हैं हम लोग समाज में? ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए ये सारे असंवैधानिक काम कर रहे हैं लोग, और
इसमें समाज का और देश का हित कतई नहीं है। एक और महत्वपूर्ण सवाल पे आपका हम जवाब जानना चाहेंगे। इन दिनों यूसीसी की बहुत चर्चा हो रही है और इसको लेकर के अलग अलग पार्टियों के अलग अलग रुख सामने आ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी की जो संभावित पार्टी है भविष्य की, तो उसका क्या रुख है इस मुद्दे पर, यूसीसी के मुद्दे पर? यूसीसी कोई मुद्दा नहीं है। ये जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो ये अपने तर्कश से नए नए तीर छोड़ते हैं ये लोग। आपको याद होगा 2019 का इलेक्शन किस मुद्दे पे लड़ा गया था? पुलवामा का कोई बात आई थी, पुलवामा और राष्ट्रवाद। ये सब तभी होता है जब 5 साल तक सरकारें, हुकूमतें काम नहीं करती हैं और जनता जब सवाल करने का लगता है कि अब जनता हमसे सवाल करेगी, तो ये मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के इश्यूज़ लाते हैं। इसको हम लोग नॉन इश्यूज़ बोलते हैं और ये बहुत दिन नहीं चलता है। ठीक है, ये काम कर गया, लेकिन हर बार काम कर जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो लेकिन यूसीसी पे कुछ तो स्टैंड होगा ना? यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे एक इस तरह के डाइवर्स समाज में उसके लिए ये बहुत कठिन काम होगा। इस पे वर्कआउट करके जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे वहाँ दूसरी तरह का बात है। आप गोवा की तरफ जाएं, आप साउथ में जाएं जहाँ ट्राइबल्स हैं, उनका अलग उनके अलग वो सब सारे चीज़ हैं। हम उस पर अगर कोई एक कॉमन चीज़ इम्पोज करेंगे तो ये तो मतलब एक तो बात ठीक नहीं है, और दूसरा इसकी ज़रूरत नहीं है कि ये एक ऐसा देश है डेमोक्रेटिक जिसमें पहले से इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका सब कुछ है कि हर आदमी को अपनी आज़ादी है सब तरह की, उसको अपने उसूल अपने तरह से जो धार्मिक उसके बताए हुए रास्ते उस पर वो चल सकता है, उससे दूसरे को कोई परेशानी नहीं है। तो इसमें इस तरह का एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं था। ज़रूरी क्या था कि अभी लोगों की जो इश्यूज़ हैं उस पर काम होती। हमारे देश का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो काफ़ी नीचे चला गया है। भुखमरी, बेरोज़गारी और किसानों का मुद्दा, जो हमारे जवान हैं उनके लिए जो अग्निवीर स्कीम आई थी, इस पर कभी कोई बात हुई है? हाँ, ये किस तरह का, ये तो जवानों के साथ नाइंसाफ़ी है और ये कतई एक कोई विजनरी ये स्कीम नहीं था। तो इस सब पे बातें होंगी और पब्लिक भटकने वाली नहीं है इस बार। इनके ये मुद्दे सारे फेल हो जाएंगे। जनता के बीच आप जा रहे हैं, नो डाउट। प्रशांत किशोर जी की एक जो स्ट्रेटजी है उसकी जो है चारों तरफ चर्चा होती है, और जिस हिसाब से जितना दिन वो रह करके यहाँ पे काम किए हैं, तो कुछ न कुछ तो लोगों के दिमाग जहन में है प्रशांत किशोर। लेकिन संगठन उस तरह का नहीं है। जैसे पक्ष और विपक्ष पार्टी की बात अगर कर लें, बीजेपी की या महागठबंधन के आरजेडी जेडीयू की, एक मजबूत संगठन है पहले से। प्रशांत किशोर जी उस तरह का संगठन बनाने में कितना सफल हो पाए हैं? आपको क्या लग रहा है कि चुनाव जीतना कितना आसान और कितना मुश्किल होगा? हम तो जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो हमें तो नहीं लगता है कि किसी का संगठन बहुत मजबूत है, ऐसा हमें नहीं लगता है। हम जो ज़मीनी सतह पे काम कर रहे हैं, अभी एक पिच बना रहे हैं, और आपको हम बता दें कि जो पिच हम तैयार कर रहे हैं उस पे हमारे जो भी अभी के वर्तमान पार्टियां हैं उनको इस पे बैटिंग करना होगा, तो समझ लीजिए उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। रिस्पांस कैसा मिल रहा है जनता का? लोगों को अच्छा लगता है जब उनके पास कोई अच्छा सही आदमी जिसका सोच सही हो, जो उनकी बात करे, जो पब्लिक की बात करे, जो जनता की बात करे, तो उनको अच्छा लगता है और उनको उसमें उम्मीद नज़र आती है। तो आप लोग किस तरह की पॉलिटिक्स देना चाहते हैं लोगों को? मैंने कहा ना कि
डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन है कि ये जनता की गवर्नमेंट, जनता के द्वारा और जनता के लिए, मतलब इशू बेस्ड, जनता की जो बुनियादी उनकी जो समस्याएं हैं उसको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं, और पब्लिक को जो आजकल वर्तमान पार्टियों ने गुमराह कर रखा है, जाति और धर्म के आधार पे उनको बांट रखा है, तो ये जो डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी है इसको हम लोग हम देख रहे हैं कि पब्लिक इसको नकारने वाली है। अभी की जो तैयारियां हैं, चूँकि अभी एक सवाल बार बार लोगों के जहन में वही आ रहा है कि प्रशांत किशोर जी आगे क्या करेंगे, तो ये सब जो कोशिशें हैं इसको कंफर्म माना जाए कि इलेक्शन में प्रशांत किशोर जी की टीम आ ही रही है, और जब आ रही है तो भविष्य में कि कब तक जो है उम्मीद है कि पार्टी का गठन हो जाएगा और कब तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी? आपको क्या लग रहा है कि कितना वक्त में जो है ये सब तस्वीर साफ हो जाएगी? देखिए, एक पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है हम लोग, तो जब राजनीतिक संगठन है तो हमारा तो वही काम है, हम चुनाव लड़ेंगे, और उसमें आपको कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए कि, तो अब रहा कि आपको हम बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले एक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हुआ था छपरा में, तो हमारा जो सपोर्टेड कैंडिडेट था उसने महागठबंधन के कैंडिडेट को और बीजेपी के कैंडिडेट सबको हरा करके वो विजयी हुआ है। अभी भी आपको शक लगता है? चलिए, एक सवाल और आपसे हम, हालांकि थोड़ा सा पर्सनल है, लेकिन मेरे ख्याल से जो दर्शक हैं वो भी इस चीज़ को समझना चाह रहे होंगे। डॉक्टर साहब जो है डॉक्टरी पेशा में रहे हैं, चूँकि आमतौर से जब इस तरह के प्रोफाइल के लोग पॉलिटिक्स में आते हैं तो थोड़ा लोगों की क्यूरियोसिटी होती है, ये पॉलिटिक्स में आने का बचपन से एक इरादा था या हालात ने जो है आपको पॉलिटिक्स में आने पे मजबूर किया? देखिए, आपको सुबह शुरू में भी मैंने कहा कि पॉलिटिक्स कोई पेशा नहीं है, कोई ये ऐसा चीज़ नहीं है जिसको हम लोग समाज सेवा से अलग देखें। डॉक्टर मंजर नसीम जो है का इरादा पहले से ही, बचपन से ही था कि पॉलिटिक्स में जाना है, या फिर अभी के हालात ने आपको, या कुछ ऐसे इत्तेफाक हुए कि आप आ गए पॉलिटिक्स में? ये बचपन से तो एक इंसान पैदा होता है, उस वक्त कोई इस तरह का मंसूबा या प्लानिंग नहीं होती है। ये तो ये आप कह लें कि हाँ, ये समाज सेवा का एक, मैंने कहा ना, ये एक प्लेटफॉर्म है पॉलिटिक्स, तो उस लिहाज से हम तो ये मानते हैं कि हम लोग का जो प्रोफेशन है वो भी एक सोशल वर्क है। हाँ, लेकिन उसमें हम लोग की रोज़ी रोटी जुड़ी हुई है, इसलिए वो एक प्रोफेशन है। लेकिन पॉलिटिक्स एक समाज सेवा का एक बड़ा हिस्सा है, प्लेटफॉर्म है, और इत्तेफाक कभी कुछ ऐसा बनता है कि आपके लिए वो ज़रूरी हो जाता है। एक बात तो है डॉक्टर साहब, भले आप पॉलिटिक्स में नए हैं, लेकिन इतने देर की बात में ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि एक मजे हुए पॉलिटिशियन की तरह आप जो है हमारे साथ पेश आ रहे हैं। कोई भी सवाल का आप सीधा जवाब नहीं दे रहे। देखिए, आप के जवाब का, सवाल का मैं सही जवाब दे रहा हूँ। जो सवाल आप कर रहे हैं उसका इससे बढ़िया जवाब नहीं हो सकता। क्या उम्मीद लगती है अगर हम कहें, हालांकि बहुत अर्ली है, डॉक्टर मंजर नसीम अगर बेतिया संसदीय क्षेत्र के सांसद बनते हैं और एक हिस्ट्री बनाते हैं, तो यहाँ की जनता को क्या फायदा? यहाँ की जो पब्लिक है और पूरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उससे हम लोग अब धीरे धीरे अवगत हो रहे हैं, और हमारा एक वर्कआउट करके उस पर एक विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे। उन समस्याओं से रिलेटेड हमारे जितने भी बातें होंगी हम वहाँ पे रखेंगे, और उसका सॉल्यूशन, बेहतर सॉल्यूशन हम करेंगे हम लोग मिलकर। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं एसटीवी न्यूज़ की तरफ से भी कि आप
बेहतर करें और जनता की उन्हीं खिदमत करते रहे। शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर मंजर नसीम, जो कि बेतिया संसदीय क्षेत्र में जो है काफी चर्चा का बाजार गर्म है और लगातार ये विजिट कर रहे हैं और एक तरह से एक नए समीकरण की बात जो हो रही है बेतिया संसदीय क्षेत्र में प्रशांत किशोर की टीम के आने से, तो वो अब कितना जो है सफल हो पाती है, ये देखने वाली बात है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज के साथ।